हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए आज से शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित। जो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। तो विद्यार्थियों, जो कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन के विषय में हम लोग सीखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें अपनी बेसिक कंप्लीट करनी होगी, ताकि अगर कोई नया विद्यार्थी भी है जो कक्षा 11 में रिलेशन और फंक्शन नहीं पढ़ा है तो भी वह इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर को कर सके और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। हम लोग धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो और छोटे छोटे टुकड़ों में करके पूरी 12 की गणित पढ़ने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, मैं आपके साथ पूरे साल रहने वाला हूं और पूरी गणित पढ़ाने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे कि भाई समुच्चय क्या होता है। थोड़ी जानकारी हम लोग समुच्चय की हासिल करेंगे। समुच्चय यानी इसे बोलते हो आप सेट। दूसरी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रमित युग्म के विषय में, जिसे पेयर ऑर्डर बोलते हैं आप लोग, युग्म के विषय में हम लोग सीखेंगे। तीसरी चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कार्तीय गुणन के विषय में, कार्तीय गुणन जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और चौथी चीज़ सीखने वाले हम लोग संबंध। और पांचवी जो आज सीखेंगे हम लोग सीखेंगे संबंध अर्थात रिलेशंस। और पांचवी चीज़ सीखेंगे हम लोग संबंधों के प्रकार के विषय में। तो आज हम लोग इन 5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में आपको पहले ही बता दूंगा कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी जो है समुच्चय यानी सेट को। तो समुच्चय क्या है मैं आपको बता दूं, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को वेल डिफाइन हो, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या आप कह सकते हो सेट्स कहते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझाना चाहूँगा आपको कि वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है किसी भी दशा में कहीं भी जाएं तो उसे आप भली भांति जानते हो, अब बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि A बराबर AEIOU, तो क्या आप इसके विषय में नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ये सुपरिभाषित हैं और ये हमारा संग्रह है। कैसा? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ऐसे ही मैं कोई बी सेट ले लूँ जिसमें मैं लिखूँ 2 4 6 7 8 10, तो आप इसे भी आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि 2 4 6 8 10 क्या है? एक सम संख्या है जो 2 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का संग्रह है। तो यह भी एक सुपरिभाषित है। तो आशा करते हैं कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, यानी जिसके विषय में हम भली भांति बता सकें। ऐसे वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी चीज़ भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रमित युग्म क्या होता है। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो सेट है इस सेट में आप इनका क्रम बदल सकते हो। जैसे A बराबर आपका है, आप IOUEA ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इनको इस तरह से भी आप लिख सकते हो 10 8 6 2 4, इनकी क्रम बदल सकते हो। तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी ये वही चीज़ें हैं, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये चीज़ है। लेकिन क्रमित युग्म में जो है क्रम मायने रखता है, यानी एक बार क्रम निर्धारित कर दिया जाए
तो हम फिर उसे चेंज नहीं करते, तो विद्यार्थियों, अब हम सीखने वाले हैं कि क्रमित युग्म क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि समुच्चय क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने देखा कि समुच्चय में, मान लीजिए समुच्चय ए है, तो इसके अंदर हमने लिख दिया कि भाई ए ई आई ओ यू, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो इसके अंदर ये संग्रह है इन वस्तुओं का या इन अल्फ़ाबेट का या इन स्वरों का, वॉवेल्स का, तो इन्हें हम लोग अवयव के नाम से भी जानते हैं। अवयव भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, या कह सकते हो हिंदी में कि ये एक सदस्य, अवयव या सदस्य। ए ग्रुप का जो संग्रह है वो इसके ये सदस्य हैं या अवयव हैं। दूसरी चीज, यदि मैं इन अवयवों का एक खास क्रम दूं, या बी मान लीजिए कोई हमारा ये 2, 4, 6 और 8 का कोई एक सेट है, समुच्चय है, तो इनका जो क्रम बना दूं, यदि ये क्रम दूं, जैसे मान लीजिए मैं ए और 2 को एक साथ लिख दूं, और ए और 4 को एक साथ लिख दूं, ए और 6 को एक साथ लिख दूं, ए और 8 को एक साथ लिख दूं, तो ये क्रम बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? एक क्रम बना रहे हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। यानी क्रमित युग्म को यदि आप परिभाषित करना चाहो तो यहाँ मैंने परिभाषा पहले ही लिख दी है, अवयवों का वह युग्म जिसमें अवयवों का क्रम निर्धारित हो। यानी अवयवों का एक क्रम निर्धारित हो, आप इसे बदल नहीं सकते हो। अगर ए है तो 2 ए ही पहले स्थान पर रहेगा, 2 पहले स्थान पर नहीं आएगा। तो निर्धारित हो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। और क्रमित युग्म को हमेशा जो है हम लोग ए और बी से प्रदर्शित करते हैं, ए और बी से। यानी ये क्रम है, पहले क्रम पर ए है, दूसरे क्रम पर बी रहेगा। ऐसे ही अगर क्रमित युग्म बराबर है, यानी 2 क्रमित युग्म बराबर हैं, यानी ए बी एक क्रमित युग्म है, और अगर ये बराबर है x और y के, तो ये दोनों यानी x बराबर आपका a के, पहला वाला पहले के बराबर, और y बराबर b के हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको क्रमित युग्म समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको क्रमित युग्म को समझाता हूं। यानी कोई विशेष क्रम लग जाए, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें 1, 2, 3 है, और बी कोई सेट है जिसमें आपके 4, 5 और 6 हैं। अब हम इनको एक क्रम से लगा दें, यानी इनका एक क्रम बनाएं, जैसे 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर आपका 3 का 6 के साथ मैंने एक क्रम बना दिया। तो एक निश्चित क्रम में ये लिखे गए हैं, 1 के 4, 2 के 5, 3 के 6। अब इनको हम बदल नहीं सकते, यानी 6 को 3 के जगह और 3 को 6 के जगह नहीं लिख सकते। और जो पहला वाला होता है वो ए और दूसरा वाला को हम लोग बी मानते हैं। तो इस तरह का अगर कोई खास क्रम हमने बना दिया, यानी अवयवों का वह युग्म जिसमें अवयवों का क्रम निर्धारित हो, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रमित युग्म के बाद हमारा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, वो है आपका कार्तीय गुणन। चूँकि कार्तीय गुणन समझने के बाद ही मैं आपको संबंध के विषय में समझा पाऊंगा। तो आइए बिना विलंब के देखते हैं अपना कार्तीय गुणन क्या। विद्यार्थियों, अब हम सीखने वाले हैं क्या? कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी दो अरिक्त समुच्चय। जैसे सेट के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव न उपस्थित हो। ऐसे जो समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन ये जो समुच्चय हो वो अरिक्त हो, मतलब उसमें कोई न कोई अवयव होना चाहिए। तो यदि 2 अरिक्त समुच्चय यानी जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट हो, ए व बी का कार्तीय गुणन ए गुणे बी से व्यक्त करते हैं। कोई 2 समुच्चय हैं जो अरिक्त हैं, अर्थात जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट, कोई न कोई अवयव हैं। तो ऐसे जो ए गुणे बी से व्यक्त करते हैं कार्तीय गुणन को। अब मैं इसको परिभाषित करता हूँ। यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनता है, जो अभी हमने पढ़ा क्रमित युग्म बनता है,
तो क्रमित युग्म के संग्रह को कार्तीय गुणन कहते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए ए कोई एक सेट है जिसमें है 1, 2 और 3, और बी कोई एक सेट है जिसमें है आपका ए और बी। अब जो ए गुणे बी बनेगा, ए गुणे बी जो बनेगा वो हो जाएगा आपका पहले 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, फिर 2 का ए के साथ, और फिर 2 का बी के साथ, और फिर 3 का ए के साथ, और फिर 3 का बी के साथ। तो ये क्रमित युग्म बन गए, और इन क्रमित युग्मों के संग्रह को हम कार्तीय गुणन कहते हैं। मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूँ। यदि ए कोई एक सेट एक है जिसके में अवयव हैं 1, 2 और 3, बी कोई दूसरा सेट है जिसमें अवयव है ए और बी, तो ए क्रॉस बी यानी ए गुणे बी का जो क्रमित युग्म बनेगा वो बनेगा पहले 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, फिर 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ, फिर 3 का ए के साथ, फिर 3 का बी के साथ। तो ये क्रॉस बी का ये लिखने का तरीका है। अब यदि आप इस बात को समझ गए हों तो हम फिर आगे चलते हैं। मैं परिभाषाओं और उदाहरणों के माध्यम से आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने पहले समुच्चय से थोड़ी सी सीखी कि समुच्चय कहते किसे हैं, फिर हमने देखा कि आपका जो क्रमित युग्म है वो क्या होता है। अब यहाँ पर क्रमित युग्म ये है क्रम से लिखे गए संख्याएं जो पहले स्थान पर ए और दूसरे स्थान पर बी मानते थे, हमने प्रदर्शित किया था। इन्हीं को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, और क्रमित युग्मों के इस तरह के संग्रह को ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन कहते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें और हम इसमें सीखेंगे। यदि आपको कार्तीय गुणन की संख्या के विषय में पता करना है, कार्तीय गुणन की संख्या के विषय में, अर्थात एन ए बराबर मान लीजिए पी है और आपका एन बी बराबर मान लीजिए क्यू है, मतलब एन ये नंबर आप जो आपके एलिमेंट्स अवयव हैं ए के वो पी हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी के हैं वो क्यू हैं, तो आपको एन ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो पी गुणे क्यू के होगा। अब यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया था तो आपने देखा था कि एन ए में जो एलिमेंट थे 3 थे, और एन बी में जो एलिमेंट थे वो थे 2। तो अब एन ए क्रॉस बी का में एलिमेंटों की संख्या 3 गुणे 2 यानी 6 हो जानी चाहिए। आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से यदि हमें एलिमेंटों की संख्या पता है तो हम बता सकते हैं कि उसके कार्तीय गुणन कितने बनेंगे, यानी क्रमित युग्म कितने निर्धारित हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको क्रमित युग्म और साथ में कार्तीय गुणन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि संबंध क्या होता है। संबंध बच्चा इनको अगर किसी विशेष कंडीशन से लिख दिया जाए, यानी कोई शर्त दे दिया जाए और उस शर्त के अनुसार हम क्रमित युग्म बनाते हैं, कार्तीय गुणन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संबंध। वास्तव में जो आपका रिलेशन होता है वह होता है, जो रिलेशन होता है जिसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे, जो संबंध है जिसे रिलेशन इसके पहले अक्षर आर से डिनोट करेंगे, यह सबसेट होता है ए गुणे बी का, यानी ए गुणे बी का उप समुच्चय होता है। यानी ए क्रॉस बी का क्या होता है, रिलेशन उप समुच्चय होता है। अब कोई सेट दिया हो, उस सेट में कोई कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो क्रमित युग्म बनेगा वो क्रमित युग्म एक विशेष कंडीशन यानी एक विशेष नियम से बंधे होंगे, और उन्हीं नियमों से बंधने के कारण उनके अंदर एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं संबंध यानी रिलेशंस। अब रिलेशन की बात मैं करूं तो यहाँ पर मैंने कहा कि आर जो है सबसेट होगा किसके, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब जो होगा यहाँ से आर से जो एक्स क्रमित युग्म आएगा वो बिलोंग करेगा ए से,
और जो y क्रमित युग्म आएगा इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, B से। यानी x जो है इसके अंदर A से आएगा और जो y आएगा इसके अंदर से B से लिया जाएगा। हम लोग संबंध पे जो है एक ही A गुणे A पर भी रिलेशन बनाते हैं, यानी A क्रॉस A पर भी हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ संबंधों के उदाहरण से आपको रिलेशन के विषय में और अच्छे से समझाता हूँ। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि समुच्चय क्या होता है, फिर हमने देखा कि आपके क्रमित युग्म क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि कार्तीय गुणन क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं संबंध के विषय में। तो संबंध अर्थात रिलेशन क्या होता है उसे हम समझते हैं। हमने परिभाषित कर रखा है संबंध रिलेशन के समय, यदि दो अरिक्त समुच्चय हों, यानी जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी हैं, तो इनके कार्तीय गुणन ए गुणे बी का एक उप समुच्चय, ए गुणे बी का जो एक उप समुच्चय होगा, एक संबंध आर कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यदि मेरे पास कोई एक सेट है, ए बी और सी है, और इसमें बी वाला सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं आपके अवयव हैं अजय, बहादुर, सिंपा, अमर। तो मैं यदि इनका ए क्रॉस बी बनाऊं, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा ए किसके साथ, अजय के साथ, फिर आपका ए बनाएगा बहादुर के साथ, फिर जो ए बनाएगा आपका सिंपा के साथ, फिर ऐसे ही ए जो है अमर के साथ भी बनाएगा, ए अमर के साथ भी एक क्रमित युग्म बनाएगा। ऐसे ही जो बी है वह भी आपका, जो बी है ये, वह भी किसके साथ, अजय के साथ, और फिर ये बी जो है बहादुर के साथ, और फिर आपका बी जो है सिंपा के साथ। तो इस तरह से ये क्रमित युग्म बनाते जाएंगे, ये क्रमित युग्म बना लेंगे, तीनों की तीनों इन सबसे मिलकर के क्रमित युग्म बनाएंगे। अब इन क्रमित युग्मों में यदि मैं कोई कंडीशन अप्लाई कर दूं, यदि मैं इनमें कोई शर्त रख दूं और उन शर्त के आधार पर जब मैं ये क्रमित युग्म बनाऊंगा तो वो इसके उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय का तात्पर्य ये होता है कि दिए गए समुच्चय का उस जो उप समुच्चय होगा उसमें सारे के सारे अवयव उपस्थित होने चाहिए। तो ये हो गया क्रमित युग्म, यानी कार्तीय गुणन हो गया, आप इसे कह सकते हो। अब मैं इसमें एक कंडीशन अप्लाई करूंगा और इस कंडीशन के आधार पर जब मैं क्रमित युग्म बनाऊंगा, उसी कंडीशन को ही हम लोग रिलेशन कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं कहूं कि R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए के प्रथम अक्षर समुच्चय बी के प्रथम अक्षर समान हो, यानी समुच्चय ए के प्रथम अक्षर और समुच्चय बी के प्रथम अक्षर क्या हो, समान हो। तो इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा आप देखोगे, यहाँ ए का किससे मैचिंग करा सकते हो, यहाँ ए का मैचिंग करा सकते हो अजय से, और दूसरी पहली अक्षर कौन सा है, अमर से। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि ए का जो क्रमित युग्म बनेगा, यानी ए और अजय लिखे जाएंगे, फिर ए और अमर लिखे जाएंगे। अब ये जो क्रमित युग्म है अब एक कंडीशन के आधार पर लिखा जा रहा है, तो एक शर्त के आधार पर लिखा जा रहा है, तो उस शर्त के आधार पर लिखे जाने के कारण यह एक संबंध कहलाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बी के लिए यहाँ बहादुर है,
तो बी के साथ बहादुर लिखे जाएंगे, बी के साथ बहादुर लिखे जाएंगे, और सी के साथ कौन अटैच होगा, सिम्पा होंगी, क्योंकि उनका पहला अक्षर और सी ये दोनों क्या हैं, समान हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको रिलेशन समझ में आने लगा होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको सेट बताई, फिर मैंने बताया क्रमिक युग्म, फिर मैंने बताया कार्तीय गुणन, और इस कार्तीय गुणन के सहारे हम लोग रिलेशन तक पहुंच गए। अब सीधे कहीं जाना चाहो तो एक साथ नहीं जा सकते, यानी कहने का तात्पर्य है आपको छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब जाकर के आप छत पे पहुंचोगे। उसी तरह से जब तक आप सेट नहीं जानोगे, क्रमिक युग्म नहीं जानोगे, कार्तीय गुणन नहीं जानोगे, तब तक आपको ये संबंध यानी रिलेशन समझ में नहीं आने वाला। आशा करता हूं कि अब ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस शर्त के आधार पर उसे बाधित कर दिया। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तो विद्यार्थियों, जो अपना सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, मैंने ये ले रखा है कि यदि मान लो कोई एक समुच्चय है, सेट है, जिसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 है। ये 5 अवयव भी हैं और 1 से लेकर 5 तक की ये संख्या भी है। और रिलेशन एक कोई हमको बनाना है जिसमें आपका x और y ऐसे संबंधित होंगे कि x और y दोनों a से ही लिए जाएंगे, लेकिन x माइनस वाई बराबर का 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक रिलेशन बना सकते हो क्या, यदि 1 में से 1 घटाओगे तो 0 मिलेगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 मिलेगा, 4 में से 4 घटाओगे तो 0 मिलेगा, और 5 में से 5 घटाओगे तो 0 मिलेगा। तो ये इसके अंदर वो अवयव होंगे रिलेशन के इस कंडीशन के आधार पर। और इसी कंडीशन की वजह से इन नंबरों के बीच में एक रिलेशन बना है, एक संबंध बना है, जिसकी वजह से यही संख्याएं केवल लिखी गई हैं। तो आपको अब आशा करता हूं कि बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। आइए एक आध और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। तो विद्यार्थियों, जो अपना अगला एग्जाम्पल मैंने रिलेशन का लिया है कि रिलेशन हम बनाते कैसे हैं, यानी संबंध बनाते कैसे, वो मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ। तो अगला जो मैंने लिया उदाहरण, वो ये ही कोई एक सेट है, 1 2 3 4 5 है, और जो R है वो इस तरह से परिभाषित है कि x और y दोनों a से ही बिलोंग करेंगे, यानी a के एलिमेंट लेने हैं आपको, लेकिन x का जो मान होगा y प्लस 1 के होगा। तो आपको एक रिलेशन बनाना है, तो इस पे आप रिलेशन कैसे बना सकते हो, यदि आप यहाँ पर जो है y का मान 1 लेते हो तो x का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई x का मान y प्लस 1 करके लेना है। यहाँ पर यदि आप 2 लेते हो तो x का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसे ही यदि आप यहाँ 3 लेते हो तो x का मान कितना होना चाहिए, 4। और ऐसे ही यदि आप यहाँ 4 लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 5। अब आगे क्या आप यहाँ 5 लोगे तो यहाँ 6 लिख सकते हो क्या, जरा जल्दी से सोच के बताओ, लिख सकते हो क्या 6 और 5? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यह इसका सदस्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 5 तक की संख्या है और उतना ही हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशन आपका बना। अब आशा करता हूं कि आपको संबंध के विषय में समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग केवल कक्षा 11 से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे थे और अपनी 12वीं क्लास को शुरू करने के लिए अपनी बेसिक तैयार कर रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे, न्यू बना रहे थे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव ज़रूर दें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए लेक्चर लेके आ सकूँ, वीडियो लेके आ सकूँ जो आपको लाभान्वित करे। तो अब हम लोग चलते हैं 12वीं क्लास पर और हम लोग अंतिम जो 5वीं टॉपिक है वो सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी हमें ये सीखना है कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे उन्हें हम समझेंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने रिलेशन के विषय में अब समझ लिया है कि रिलेशन क्या होता है और कैसे हम लोग बनाते हैं। अब रिलेशन समझने के बाद हमें एक छोटी सी बात और याद रखनी है और समझनी है, वो है कि जो संबंध में प्रांत, डोमेन, सहप्रांत, कोडोमेन और परिसर, रेंज क्या होता है। इन 3 चीज़ों में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। मैं इसे आपको क्लियरली
एक डायग्राम के माध्यम से, यानी मैपिंग डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक संबंध R है जो 1 2 है, 2 3 और 4 5 से रिलेटेड करता है, यानी ये क्रमित युग्म है जो एक संबंध के रूप में इस तरह से लिखे गए हैं। अब जो समुच्चय A है उसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 हैं, और समुच्चय B में जो एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 5 तक के हैं। तो इस संबंध को यदि मैं रिलेट करूं तो 1 2 से, यानी 1 वाला जो है 2 से, और 2 जो है 3 से, 2 जो है आपका 3 से, और 4 जो है आपका 5 से संबंध रखता है। तो मैं अब इसमें आपको समझाने वाला हूं कि इसमें अब प्रांत यानी डोमेन किसे कहेंगे, सह प्रांत कोडोमेन किसे कहेंगे, परिसर यानी रेंज किसे कहेंगे। तो इसमें जो प्रांत होगा बेटा, वो प्रांत यानी जो डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा आपका इस ए वाले में उपस्थित 1 2 और 4, 1 2 और 4। जो आपका सह प्रांत होगा, सह प्रांत होगा यानी कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा, वो टोटल का टोटल सेट बी ही हो जाएगा। यानी सेट बी जो है वो टोटल को टोटल होता है कोडोमेन। इस आधार पर 1 2 3 4 और 5। और जो आपका रेंज होगा जिसे हम लोग परिसर कहते हैं, वो परिसर आपका हो जाएगा रेंज जो आपका बी में मैचिंग किया, यानी 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो आशा करता हूं कि आपको संबंध में जो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्रांत, सप्रांत और परिसर समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों के प्रकार। हमारी कक्षा 12 में यहाँ संबंधों के प्रकार से शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो स्वतुल्य, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। यानी वह संबंध स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, यानी A कोई आपका सेट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे कोई एक सेट है जिसमें ये 5 एलिमेंट हैं के लिए A बिलोंग्स टू R। यानी कहने का तात्पर्य यदि आपके रिलेशन में स्वयं के साथ स्वयं संख्या रिलेट होती है तो वह कहलाती है रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। कहने का तात्पर्य यदि आपको रिलेशन इस तरह का दिखाई दे 1 1 1 2 2 2 2 2, फिर दिखाई दे 3 3, फिर दिखाई दे 4 4, फिर दिखाई दे 5 5, तो इस तरह के अगर रिलेशन आपको दिखते हैं तो वह स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाते हैं। यानी स्वयं के साथ स्वयं ये रिलेट करें, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य रिलेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, जो दूसरा अपना रिलेशन होता है वो होता है सममित, जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक। सममित सिमेट्रिक वह संबंध सममित कहलाता है यदि समस्त A B बिलोंग्स टू A के लिए वहाँ A और B बिलोंग्स टू R, यानी A भी उस R में उस रिलेशन में होने चाहिए, तो साथ में उसका रिवर्स यानी B A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास 1 2 3 4 ये कोई सेट है तो इसमें अगर वो रिलेशन है तो उस रिलेशन के अंदर यदि 1 2 हैं तो 2 1 भी होने चाहिए। यदि आपके 2 3 हैं तो 3 2 भी होने चाहिए। यदि उसमें आपके 3 4 हैं तो 4 3 भी होने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 1 2 से रिलेट करता है तो 2 भी 1 से रिलेट करना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सममित या सिमेट्रिक रिलेशंस। अब चलते हैं हम लोग तीसरे रिलेशन की ओर। तो विद्यार्थियों, जो अपना तीसरा और अंतिम रिलेशन है जिसे हमें पढ़ना है वह है संक्रामक ट्रांजिटिव। वह संबंध संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A B C
बिलोंग्स टू ए, यानी कोई ए एक समुच्चय है जिसमें ए और बी और सी अवयव हैं, के लिए ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी उस रिलेशन में ए बी हों तो बी और सी भी उस रिलेशन में होने चाहिए। और साथ में यदि ए और बी रिलेट करते हैं और बी और सी रिलेट करता है तो आपका ए और सी भी उस रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूँ तो ए कोई सेट है जिसमें हमारा 1 2 3 है, तो अगर कोई रिलेशन इसमें बनता है तो 1 2 इसके साथ है, 2 3 है, तो आप में कि उस रिलेशन में 1 और 3 भी होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कहलाता है। अब हम लोग लास्ट में एक ऐसे रिलेशन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो इन तीनों रिलेशन अगर किसी रिलेशन में उपस्थित हैं तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा कि समुच्चय क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होते हैं, कार्तीय गुणन क्या होते हैं और कार्तीय गुणन से हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, संबंध को हमने समझा। और संबंध समझने के बाद हमने सीखा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध मुख्यतः हमने 3 प्रकार के आपको गिनाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रश्नावली 1.1 को बहुत इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।